1.4 अरब से ज्यादा की आबादी और ज्यादातर युवा। औसत उम्र 28 साल। मेरा नाम सिमरन साहनी है। मेरा नाम शिव मल्लिकार्जुन रेड्डी है। मेरी उम्र 27 साल है। मतलब 25 साल से कम ही है अभी। भारत में एक नई पीढ़ी का जन्म हो रहा है। दुनिया में और कहीं इतने युवा लोग नहीं रहते जितने भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मिशन पर हैं। वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो क्या अब एक नए भारतीय युग की शुरुआत हो रही है? क्या चाहती है भारत की युवा पीढ़ी, जिसके कंधों पर देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है? और बिगर पावर के आप कोई काम कर नहीं सकते। अरमान तो सर बहुत है, सपना तो बहुत देखते हैं। जज्बा होना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप उसके काबिल ही नहीं हैं। मेरा नाम सिमरन साहनी है। मेरी एज 22 साल है। मुझे रिपोर्टिंग करना अच्छा लगता है। गांव में जाना, साइकिल से घूम घूम के सबकी रिपोर्टिंग करना। मैं लिखती भी हूँ, राइटर लिखती भी हूँ। इसमें मैंने बहुत से मुद्दों पे लिखा भी है। सिमरन बिहार में रहती हैं, भारत का पूर्वी राज्य। उनके गांव का नाम है चांद केवारी, यानी चांद का दरवाजा। बिहार के गांवों में गरीबी है, भारत के दूसरे इलाकों से भी ज्यादा। यहाँ की औसत आय रोजाना 200 रुपए से भी कम है। जीवन यापन के लिए जरूरी न्यूनतम आय से भी कम। यहाँ ज्यादातर परिवार अब भी पुराने तरीके से जी रहे हैं। लड़कियों की औसत 17 साल की उम्र आते आते शादी कर दी जाती है। सिमरन इन रूढ़ियों को तोड़ना चाहती हैं। मेरी मम्मी की 12 साल की उम्र में शादी हो गई थी और मम्मी के शादी के 1 साल बाद मैं हो गई थी। या गांव में अगल बगल में देखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ, लड़कियों को मतलब वो फ्रीडम नहीं है जो मिलनी चाहिए। तो मैं अपने आर्टिकल के माध्यम से या रिपोर्टिंग के वीडियोस के माध्यम से ये बस सबको बताना चाहती हूँ कि जैसे लड़के रहते हैं वैसे लड़कियों को भी रहने का हक मिलना ही चाहिए। सिमरन एक YouTube चैनल के लिए रिपोर्ट बना रही हैं, गाँव में महिलाओं की सेहत और चिकित्सा सुविधाओं के बारे में। अपन तबीयत खराब हो जाले तो घर में कैसे अपन ख्याल कैसे रखी ले? ख्याल रखी ले तो दवाई या वो खाली नीमन हो जाए, इतने तो ख्याल रखी ले। टेम्परेरी दवाई खाई ले या काम करते रही ले? काम करते रही। हाँ, तबीयत ज्यादा खराब हो जाले तब जाई साहेबगंज मुजफ्फरपुर। तब जाई ले। मुजफ्फरपुर यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। प्रियंका फास्ट। सिमरन का काम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गांव में अब तक अखबार नहीं आते। वो यहाँ की कहानियों को दुनिया भर तक पहुँचाने का काम कर रही हैं। और जब इतना दिन भर धूप में काम करती हैं तो आपका तबीयत खराब होता है, तो आप अपनी तबीयत का कैसे ख्याल करके काम करते हैं? दवाई खा कर काम करते हैं। सिमरन जैसी लड़कियों को पैसा दिल्ली की एक गैर सरकारी पहल की मदद से आता है। इसके लिए इन लड़कियों को कोई अलग से मेहनताना नहीं मिलता। वो यहाँ स्थानीय मीडिया का काम कर रही हैं। वो मतलब कि अपने कामों को नहीं कर रही है। जैसे कि कोई भी मुद्दा कहीं का भी कुछ भी हो तो वो ज़्यादातर मोदी सरकार की ही मतलब बातें करते हैं, पर उस मुद्दे को हाईलाइट नहीं करते हैं। बोले हैं मोदी ने ये किया वो किया। मीडिया पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि वो हमारी बातों को अगर यहाँ से सुन के जाएंगे कुछ, वहाँ बता देंगे कुछ। वो लोग मतलब कि बीजेपी जो सरकार है मोदी की, उसकी बुराई नहीं करेंगे। सिमरन को जल्दी घर पहुँचना है क्योंकि उन्हें शाम होने तक वीडियो को पोस्ट कर देना है। उनकी पहल का लक्ष्य है देहाती महिलाओं को बढ़ावा देना और उनकी राय को व्यापक लोगों तक पहुंचाना। मेरा नाम शिव मल्लिकार्जुन रेड्डी है। उम्र है 33 साल और मैं औध लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड इंडिया का संस्थापक और CEO हूँ।
हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है साइनसाइटिस के लिए नाक में डालने वाला स्प्रे। ये अपनी तरह का पहला एंटीबायोटिक नेजल स्प्रे है। हम इस प्रोडक्ट को पहले भारत में लॉन्च करना चाहते हैं और फिर इसे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दूसरे देशों में ले जाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड ऑल। अभी तो शिव रेड्डी की कंपनी छोटी है, 6 कर्मचारियों वाला स्टार्टअप। अभी उनकी कंपनी हैदराबाद में दूसरी मेडिकल और बायोटेक स्टार्टअप कंपनियों के साथ अपना दफ्तर और लैब साझा करती है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही हालात बदलेंगे। हैदराबाद भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक है, तेलंगाना की राजधानी है। उसे लाइफ साइंसेज, मेडिकल और फार्मास्यूटिकल उत्पादों की राजधानी भी माना जाता है। अगले 5 सालों में यहाँ इस सेक्टर में 4 लाख नई नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य है। अभी भी यहाँ की औसत आय देश के सबसे गरीब प्रांत बिहार की तुलना में 5 गुना से ज्यादा है। इस समृद्धि का श्रेय शिव रेड्डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं। राजनीति या सरकार के कामकाज में मेरी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन एक उद्यमी के नजरिए से कहूं तो उन्होंने अद्भुत काम किया है। जिस पैमाने पर स्टार्टअप कंपनियां शुरू हुईं और भारत में यूनिकॉर्न कंपनियां सामने आई हैं, वो निश्चित तौर पर देखने लायक है। शिव रेड्डी की कंपनी को अभी मुनाफा कमाने में कई साल लग सकते हैं और ये बात वो खुद भी जानते हैं। मैंने आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर में पढ़ाई की। सामान्य बात यह होती कि मैं कोई आम सी कॉरपोरेट नौकरी करता, लेकिन मैंने एक अलग रास्ता चुना, रिसर्च का रास्ता, कारोबार का रास्ता। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन मैं इसे हासिल करना चाहता हूँ। शिव रेड्डी और उनके सहयोगी भारत में युवा उद्यमियों की नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल हैं। मैं काम करने में यकीन करता हूँ। आप में जज्बा होना चाहिए। अगर आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस लायक हैं ही नहीं। आपको उसे मुमकिन बनाना होगा। भारत के पास मौका है। यहाँ मानव संसाधन उपलब्ध हैं जो मौलिक रिसर्च का काम करने की क्षमता रखते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। मौलिक रिसर्च के नजरिए से मुझे ऐसा कोई और देश नहीं दिखता जहाँ ऐसा मुमकिन हो। हमारी कमजोरी ये है कि अब हमें इस रिसर्च को बाहर लेकर जाना है। भारत में जो काम हो रहा है उसे देश की सीमाओं से बाहर ले जाना है और लोगों को जागरूक करना है कि ये सब भारत में हो रहा है। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। वापस ग्रामीण बिहार में, मुजफ्फरपुर जिले में। सर मेरा नाम हुआ सोनल देवी। सर मेरे बच्चे 3 हैं और 2 लड़का है, 1 लड़की है। हस्बैंड जुराई करते हैं, उसके बाद घर के काम करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। सोनम 27 साल की हैं और वो पढ़ लिख नहीं सकती। बिहार में तो सिर्फ आधी महिलाएं ही पढ़ी लिखी हैं। सोनम की जिंदगी उसी तरह चल रही है जैसे 2 पीढ़ी पहले उनकी माँ और दादी की थी। उनके लिए सामाजिक और आर्थिक बंधनों को तोड़ना आसान नहीं है। काम नहीं चलता है सर, बहुत कम पड़ जाता है, इसीलिए बच्चा को पढ़ा नहीं पाते हैं। अच्छा भोजन भी नहीं दे सकते हैं। उतना पढ़े लिखे भी नहीं है सर कि थोड़ा ज़्यादा भी अच्छा काम कर ले। किस दिन खाते हैं तो किसी दिन सोचते हैं कि हाँ इतना में कैसे होगा, नहीं होगा, इसी में उलझे रहते हैं। गरीबी और उससे बाहर निकलने के मौकों का अभाव बिहार की सबसे बड़ी चुनौती है।
आबादी के लिहाज से ये देश का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे सघन आबादी वाला भी। राज्य के लोगों की औसत दैनिक आय करीब 150 रुपए है। भारत के दूसरे हिस्सों की तुलना में बहुत ही कम। राज्य के उत्तरी हिस्से में स्थित मुजफ्फरपुर का इलाका ईंट के भट्टों के लिए जाना जाता है। बिहार में 6000 से ज्यादा ईंट के भट्टे हैं। हजारों परिवार यहाँ अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में काम करते हैं। बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम के मामले यहाँ अभी भी दिखते हैं। बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। गरीबी के चंगुल से बाहर निकलने के लिए बहुत से लोग देश के दूसरे हिस्सों में काम खोजते हैं। ग्रामीण इलाकों के ज्यादातर परिवारों की तरह सोनम का परिवार भी अपनी उपज पर निर्भर है। सर 7 बकरी है, एक गाय है। बकरी है, बच्चा उच्चा देता है, रखते हैं बकरी। उसके बाद गाय है, तो गाय के गोबर वोबर जो होता है उसको गोईठी ठोकते हैं। उसके बाद चिपड़ी पे उसको इस्तेमाल करते हैं जलावन में, उससे खाना बनाते हैं। हालांकि जाति व्यवस्था आधिकारिक तौर पर खत्म कर दी गई है, लेकिन गांव में रोजमर्रा में वो अब भी बड़ी भूमिका निभाती है। सोनम का परिवार निचली जाति से आता है। ये उन्हें हर कहीं महसूस कराया जाता है। हम जात से दलित सीमा में बनता है, इसलिए सर की छोट काट के लोग होते हैं, वो लोग काम काज करते हैं। वो सब के पंडित जी होते हैं, भुइयार लोग होते हैं, वो सब के लोग काम धंधा करते हैं। और खेती बाड़ी चाहे फिर भी वो लोग भेदभाव रखते हैं, चाहे हम लोग के नीचे भी दिखाते हैं। अपने बच्चों को सोनम एक अलग जिंदगी, एक अलग भविष्य देना चाहती हैं। हालांकि पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए स्कूलों और कॉलेजों में सीटें रिजर्व हैं, लेकिन ये आम तौर पर गांव से बहुत दूर होते हैं। बहुत से परिवारों के लिए बच्चों को वहां भेजना मुमकिन ही नहीं होता। सोनम के पति कभी कभी महीनों तक घर पर नहीं होते। वो राजमिस्त्री हैं, शहरों में कंस्ट्रक्शन साइटों पर काम कर थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। इस समय वो अपने घर को बढ़ा रहे हैं। उनके भाई की शादी होने वाली है। शादी के बाद भाई का परिवार भी यहीं रहेगा। गाँव की जिंदगी पिछले 10 सालों से शायद ही बदली हो। सोनम की माँ और दादी भी इसी तरह के चूल्हों पर खाना बनाती थीं। दिल्ली का यही है, दाल भात रोटी चावल। जी होता है ना, बहुत होता है। कभी कभी दाल भी नहीं रहता है तो सब्जी से खा लेते हैं, सब्जी नहीं रहता है तो नमक रोटी भी खा लेते हैं। सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक राशन मिलता है 5 किलो महीना में एक बार। सर आते हैं वोट लेने के लिए, उस समय थोड़ा अच्छा से बात करेंगे, वोट ले लेंगे, फिर वो अपना घर है, हम लोग अपना घर रहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर विकास प्रधान है। मेरी उम्र 27 साल है और ग्रेट नोएडा में मैं अभी रहता हूँ। फाइनेंशियली हम मजबूत हैं। ऊपर वाले ने अच्छा आशीर्वाद है ऊपर वाले का हम पे। महत्वाकांक्षी कुछ चीज़ों में हूँ और डिपेंड करता है क्या है। टेंथ और 12th क्लास दोनों वहाँ से ही करी है मैंने। फिर उसके बाद 1 साल मैंने प्रिपरेशन करा मेडिकल के लिए और मेडिकल के बाद फिर मैं 2018 में फिर मैं चाइना चला गया था। विकास का परिवार दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में मिले जमीन के मुआवजे से अमीर हुआ है। भारत के 10% अमीरों के पास देश की 80% दौलत है। विकास अपने पूरे परिवार के साथ 10 कमरों वाले मकान में रहते हैं। ये घर उनके पिता ने बनवाया था। हम कंबाइंड फैमिली यहाँ अभी रहती हैं। फैमिली पापा हैं, मम्मी हैं और भैया हैं, भाभी हैं,
भैया के बच्चे हैं, कंबाइन रहते हैं। पूरा एक सुबह से शाम तक के हमारे साथ, क्योंकि भैया हैं वो स्कूल को रन अप कर रहे हैं। अभी एक भैया हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। विकास का परिवार देश के दूसरे समृद्ध परिवारों की ही तरह शिक्षा को बहुत अहमियत देता है। विकास की एक भतीजी वकालत की पढ़ाई कर रही है तो दूसरी सरकारी अफसर बनना चाहती है। खुद विकास अपने स्वर्गीय बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं और राजनीति में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिगर पावर के आप कोई काम कर नहीं सकते। आप जैसे डॉक्टर रह के एक लिमिट में एक हॉस्पिटल खोल सकते हो, उसमें एक सीमित लोगों तक ही आप रह सकते हो। लेकिन जब आप पॉलिटिक्स में चले जाओगे तो आपकी कोई सीमा नहीं रहती है चीज़ों की। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में मैं जाऊँ, लोगों के लिए हमेशा काम करूँ। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर ये जगह भी दिल्ली के पास बसे नोएडा में ही है। मेरा नाम शोभनी और उम्र है इसे ही 20-25 साल, मतलब 25 साल से कम ही है अभी। और इसमें ग्रांड मौसम में काम करते हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन, बस यही। शोभिनी अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ एक झोपड़पट्टी में रहती हैं। जहां वो काम करती हैं ठीक उसी के सामने वो देश भर में काम करने वाले उन प्रवासी मजदूरों में से एक हैं जिनकी तादाद 4 से 10 करोड़ तक आंकी जाती है। ऐसे लोग जो शहरों में काम पाने की उम्मीद में अपना घर बार छोड़ आए हैं। देश भर में लाखों लोग रोजगार की तलाश में हैं। बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर है। इस वक्त हर छठा युवा बेरोजगार है। अभी तो मेरे हस्बैंड यहीं काम करते थे, लेकिन 2-4 दिन हो गए ना तो गाड़ी चलाने लगे। पानी आने की दिक्कत थी ना, तभी गाड़ी चलाने लगे। पानी घर पे भी आ जाते, अब भरने नहीं जाते हम। सोनम की झुग्गी अब तक 3 बार गिराई जा चुकी है, क्योंकि यहाँ की दूसरी झुग्गियों की तरह उनकी झुग्गी भी गैर कानूनी है। 4 साल पहले वो अपने परिवार के साथ यहाँ आई, अच्छे भविष्य के लिए और कर्जा चुकाने के लिए। शादी करी थी ना मैं घरवाले ने, तब कर्जा लिया था, अभी तक भरा नहीं है। तो मेरे पैसे भी देने के लिए, इसीलिए तो हम यहाँ पड़े हैं। अगर पैसे नहीं देने तो यहाँ होते, घर पे रहते आराम से। ज़्यादा नहीं है, 20-40 हज़ार मतलब है पूरा टोटल। और उसमें बढ़ भी गए, 4-5 साल शादी के हो गए ना, तो थोड़े बहुत देते हैं, तब तक और बढ़ जाता है। पूरे दे नहीं पाते हैं, इतना हो नहीं पाता, देते कहाँ। कर्ज के बोझ तले कराने वालों में सोनम अकेली नहीं है। उनकी तरह बहुत से लोग कर्ज लेते हैं, कोई शादी के लिए तो कोई बीज खरीदने या डॉक्टर की फीस चुकाने के लिए। गांवों में रहने वाले 80% लोग कर्ज तले डूबे हैं। अक्सर गांव के साहूकार उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाते हैं और उन्हें ठगते हैं। इसलिए लोग शहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ बुनियादी ज़रूरतों को भी तरसते हैं। अब तकलीफ तो सब चीज़ की है। अब कोई यहाँ तो आता नहीं, जो मतलब मजबूरी है वो करे, हेल्प करे, लेकिन अपने आप ही करते हैं जो करना होता है। तकलीफ़ तो सारी चीज़ की है, अब क्या ऐसे बताएं हम। गैस गर्मी में खाना भी बनाते, वो भी तकलीफ ही है। कपड़े भी धोते हैं, वो भी तकलीफ ही है। अब जाते हैं बाहर, वो भी है। अब क्या क्या बताएं। हर दिन सुबह 9 से 11 बजे और शाम 4 से 6 बजे शोभिनी सामने की सोसाइटी में झाड़ू पोछे का काम करने जाती हैं। इसके लिए उन्हें महीने में 4,000 रुपये मिलते हैं। काम पर जाते वक्त वो बच्चों को पड़ोसियों के पास छोड़कर जाती हैं।
अब लौटते हैं शिव रेड्डी के पास, जिन्होंने हैदराबाद के सफल फार्मा स्टार्टअप की शुरुआत की। This is my favorite picture. ये मेरी पसंदीदा तस्वीर है। चाचा, चाची, मेरी पत्नी और मैं। क्योंकि मैंने 3 साल की उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था, तो यही मेरे पिता हैं। इन्होंने ही मेरा ख्याल रखा और मेरी पढ़ाई कराई। My entire education, what not. मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा इन दोनों ने। परिवार मेरे लिए सब कुछ है। बिना परिवार मैं कुछ भी नहीं हूँ। Without family, nothing. I am nothing basically. भारत के 80% युवाओं की तरह शिव भी अपनी माँ के साथ रहते हैं। परिवार में चचेरे भाई और उनकी पत्नी भी हैं। हर शाम वो अपने उन रिश्तेदारों से बात करते हैं जो दूर रहते हैं। तो शाम को यही मेरी जिंदगी है। मैं वीडियो कॉल करता हूँ, रिश्तेदारों को बताता हूँ कि आज क्या हुआ। मेरे पास गिनती के ही दोस्त हैं। मेरे पास जितना भी वक्त होता है मैं उसे अपने परिवार के साथ ही बिताना पसंद करता हूँ। 24 घंटे भी कम पड़ते हैं और ऐसा हम सब महसूस करते हैं, इस नए बच्चे समेत। ये हमारे परिवार का 11वां सदस्य है और हम सबको ऐसा ही लगता है। शिव की पत्नी अपने माता पिता के घर गई हुई हैं। उनके यहाँ रिवाज है कि माँ बनने के बाद लड़की कुछ महीने अपने मायके में बिताती है, इसलिए वो अपने 5 महीने के बेटे को फोन पर ही देख पाते हैं। बिल्कुल उसकी याद आती है। भारत की 90% शादियों की तरह शिव रेड्डी की शादी भी परिवार ने तय की थी। It's an arranged marriage. हमारी अरेंज मैरिज थी। Shared our thoughts. जब हम मिले तब हमने बातचीत की, अपने विचार बताया कि हमारे लिए परिवार क्या अहमियत रखता है, और फिर हम एक दूसरे को समझने लगे। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वो समझती है कि मैं क्या चाहता हूँ। वो समझती है कि उद्यमी या वैज्ञानिक होना कोई आम पेशा नहीं है। Scientist is not an conventional job. పైన కూర్చోమను. ఏంటది? ఎందుకు? I don't like to be. मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। अपने विचारों में अकेले होना ठीक है, लेकिन मुझे परिवार का साथ चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। What may ever happen. What means more to you, your family or your business? Family. परिवार। थोड़ा थोड़ा पता है उनको, ज़्यादा नहीं पता। पता है पर वो जाहिर नहीं करते, बोलते नहीं। वो ऐसा है, फील नहीं होने देते मुझे, देख के अनजान मार देते हैं। मेरा नाम जैन है। आई एम 26 years. आई हैव अ बॉयफ्रेंड एंड आई एम गे। समलैंगिक होते हुए परिवार के साथ रहना जैन के लिए मुश्किल है। वो कैमरे पर अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते। हम उनसे आज उनकी एक दोस्त के घर पर मिल रहे हैं। भाई लोग सबकी शादी हो गई, सब मैरिड हैं, सब अपने अपनी लाइफ में रहते हैं। मैं मम्मी सिर्फ दोनों ही रहते हैं घर में। तो पापा के डेथ के बाद 12 years पहले पापा का डेथ हो गया है। समलैंगिक लोगों के लिए समाज में रहना और समाज का सामना करना आज भी मुश्किल है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा।
बोलते समझाते हैं, घर में आके मम्मी को सब लोग बोलते हैं। हालांकि समलैंगिकता अब कानूनी रूप से वर्जित नहीं है, लेकिन समाज इसे अभी भी स्वीकार नहीं करता और ऐसा कोई कानून नहीं है जो समलैंगिकों के प्रति भेदभाव को रोकता हो। प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ऐसा करना, ऐसा बनना, क्योंकि उनकी फैमिली की भी कुछ इज़्ज़त होती है। इज़्ज़त के लिए वो लोग नहीं चाहते कि ऐसा करना, ये करना। अपने पार्टनर से जैन छिप छिप कर मिलते हैं, घर से कहीं दूर। हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई उन्हें पहचान ना ले। वो एक ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं जहां उन्हें किसी से छिपना ना पड़े। इमेजिन करते हैं कि मुझे अभी क्या है, मैं अभी बोला है मैं कि ट्रांस हो जाऊं, तो फील करता हूं कि मेरी भी घर ऐसी ज़िंदगी होगी, फैमिली होगी, बॉयफ्रेंड से मैरिड होगी। ऐसे अस्पताल मौजूद हैं जो लिंग बदलने में मदद कर सकते हैं। तब जैन आधिकारिक रूप से तीसरे लिंग की श्रेणी में आ सकेंगे। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ट्रांस लोग आज भी हाशिए पर हैं। और ये चल रहा है तो फील होता है कि इंडिया छोड़ के चले जाऊं कहीं कंट्री में, क्योंकि वहाँ ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती है, फ्री लाइफ होती है, कि आज़ाद ज़िंदगी जी सकते हैं। तो सोचता हूँ कि कहीं जाकर अच्छे से रह जाऊँ, चलेगी ज़िंदगी, वहाँ बेहतर होगी ज़िंदगी। राजधानी दिल्ली से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर है मेरठ। भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर। माय नेम इज़ मोहम्मद अम्माद। इस काम को लगभग 20 साल हो चुके हैं। बस पहले क्या था कि छोटा सा काम था हमारा, अब हमने काम शुरू करना करा, हमने चालू करा काम करना, तो आज देखें हम इस पोजीशन पे बैठे हैं और आज हमारा खुद का रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट मुझे स्पेशल है, वो हमारी दलीम बिरयानी होती है। ये बिरयानी होती है, मीट की होती है, ये बनती है। और सबसे फेमस मोहम्मद का परिवार आज भी दादी माँ की रेसिपी से बिरयानी बनाता है। चावल और गोश्त को मसालों के साथ कई घंटों तक पकाया जाता है। दलीम बिरयानी बनाने का तरीका परिवार ने गुप्त रखा हुआ है। दिन भर में मोहम्मद 160 प्लेट बिरयानी बेचते हैं। इसके अलावा कबाब और दूसरे व्यंजनों की बिक्री भी अच्छी है। अभी हमारा एक सिंगल रेस्टोरेंट है, हम चाहते हैं अपने 2-4 ब्रांचें और डालें और थोड़ा अलग स्टाइल में चलें। जैसे मैकडी है, उसमें सर्विंग खुद है, सर्विंग खुद करनी पड़ती है, बिलिंग खुद होती है। अपना इस तरीके का एक सेटअप डालना चाहते हैं हम आगे की लाइफ के लिए, अपनी जनरेशन के लिए, जो हमारे आगे बेटे या बेटा होंगे उनके लिए। आइए आइए। मेरठ में मोहम्मद जैसे मुसलमानों के लिए मुश्किलें पैदा होने लगी हैं। भारत के कई राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। मेरठ में अक्सर हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव पैदा होता रहा है, जैसे कि 2023 में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंदू मुसलमानों के बीच विभाजन की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान मुसलमानों में असुरक्षा का भाव बढ़ा है। मोहम्मद ने हमें बताया कि हिंदू त्योहारों के दौरान वो अपना रेस्तरां बंद रखते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं उनकी दुकान को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। स्थानीय पुलिस के साथ वो अपने संबंध अच्छे बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। और हम पुलिस वाले के लिए और मान सम्मान करते हैं, पूरा आते हैं, खाना भी खाते हैं, वैसी बात नहीं है, और डिस्काउंट भी करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ हम पुलिस से है तो हम पैसे नहीं दे रहे, सब देते हैं, पर ये हमारा मान सम्मान है कि हम उन्हें डिस्काउंट दे देते हैं। पुलिसमैन हो गए या सरकारी वर्कर हो गए, वो हम पे डिपेंड करता है। मोहम्मद आरिफ जैसे एक्टिविस्ट इस कोशिश में लगे हैं कि सभी समुदायों के लोग प्रेम और शांति से एक दूसरे के साथ रह पाएं।
बतौर सामाजिक कार्यकर्ता वो मुसलमानों की समस्याओं को उजागर करने की कोशिश में लगे हैं और दंगा पीड़ित परिवारों की मदद कर रहे हैं। जो मुसलमानों के अंदर एक डर महसूस हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है मुल्क के अंदर, सेकंड सिटीजन को अपने आप को महसूस करने लगे हैं। और मुस्लिम्स की कंडीशन कुछ इस तरह की है कि जो पहले कहीं ज़्यादा बेटर थी, जब से ये गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट के आने के बाद मुस्लिम्स की स्थिति में और ख़राबी आई है। ना सिर्फ इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब हुई है, बल्कि जो एक डर का माहौल है वो पैदा हुआ है माइनॉरिटी यानी मुस्लिम्स के अंदर। नरेंद्र मोदी हिंदुओं को प्राथमिकता देने वाली राजनीति के लिए जाने जाते हैं। तो हमेशा से हम इनकी राजनीति को बहुत अच्छे से समझते आए हैं और आज भी यही समझ रहे हैं कि जहाँ जहाँ इनका वोट बैंक है वहाँ वहीं हम लोगों को टारगेट करते हैं इस बात के लिए कि हम इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए आप वोट अपना हमें दीजिए, ताकि हम इन लोगों को दबा के रखेंगे और आपको उठा के रखेंगे। तो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हमें टारगेट करते हैं। भारत के करीब 20 करोड़ मुसलमानों के लिए हालात आसान नहीं हैं। वो देश के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है और सभी धार्मिक समुदायों को समान अधिकारों की गारंटी देता है। फिर लौटते हैं नोएडा में। जिम से वापस आकर नहा धोकर विकास घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। वो बहुसंख्यक हिंदू समुदाय से हैं जिसे बीजेपी अपने साथ लाना चाहती है, लेकिन वो फिर भी नरेंद्र मोदी की राजनीति से सहमत नहीं हैं। हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं, हम भी हिंदू धर्म में रहते हैं, हम भी इसी में पैदा हुए हैं, लेकिन हम इसका बखान नहीं करते। सुबह उठेंगे, घर के बच्चों से लेकर भाभी सब पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको दिखाने का काम करें। हर रोज विकास अपनी टीम के साथ इलाके के गांवों में जाते हैं। यहाँ गांव में वो लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये लोग उनके राजनीतिक करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अभी जो सरकार चल रही है उनकी कई चीज़ों से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो सरकार हमारे लिए काम नहीं कर सकती। जो चीज़ें पहले 300 की थी आज वो 1000 की हैं, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। किसानों के प्रति सोच इनकी है ही नहीं। किसानों की आय जिस स्तर पर बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ी नहीं है। तो इसलिए जिन मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड इस गवर्नमेंट ने कहीं कोई काम नहीं करा है। अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है, उसमें हम लगातार कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए, जो हमारे यूथ के लिए सोचेगी, जो हमारे लिए सोचेगी, हम उसको ही तो चुनेंगे। यहाँ उत्तर भारत के गांवों में मर्दों की चलती है। वो मिलजुल कर फैसले लेते हैं, मसलन पानी के बंटवारे के बारे में, या ये कि कौन किससे शादी कर सकता है। गांव के बुजुर्ग बड़े रसूख वाले हैं। विकास गांव के माहौल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर असंतुष्ट हैं, जिनका संबंध बीजेपी से है। विकास 2027 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें लोगों के समर्थन की जरूरत है। आप कितनी नौकरी दुआ दी, कितनी आपकी बात रख दी, कितने खेल के मैदान बनवा दिए। अब सुनो, पहले पूरी कर लो भाई। अब 200 किलोमीटर का दायरा, तुम किसके पास जाओगे? विकास लोगों के असंतोष को अपने लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। खत्म होती है कि चलो हम अपने वोट करते हैं, लेकिन हम यूथ है, हमारे भाई साहब टूट जाएंगे, हम लोग जाएंगे बीच में, हमें ये सपने तक सीमित नहीं रखनी। तो आज ये स्थिति है, लेकिन जब हम इस यूथ इस पे काम करेगा कि हम नंबर 1 पे क्यों नहीं पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ हर चीज़ की हैं,
विकास नई ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, अपने लिए भी और अपने देश के लिए भी। मुजफ्फरपुर के पास सोनम के गांव में आज कुछ महिलाएं साथ आई हैं। वो प्रौढ़ शिक्षा अभियान के तहत पढ़ना लिखना सीख रही हैं। महिलाओं में निरक्षरता दर कम करने के लिए सरकार की एक पहल है ये। जैसे महिला के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत तकलीफ होता है यहाँ से गांव में रहने के लिए। घर संभालना, खेती बाड़ी संभालना, पढ़ी लिखी नहीं है तब तो ये सब कर रही है। और ये थोड़ा पढ़ी लिखी रहती तो शहर में जाए कौन ऐसे जॉब करती, वहाँ पर रहती, ऐसे ज़िंदगी जीते। यहाँ पर रह के तो बहुत कठिन होता है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर दिक्कत होता है। एक छोटी सी कामयाबी, सोनम इस बीच कम से कम अपना नाम लिखना सीख चुकी हैं। बहुत तो सही चलता है। स्कूल में कल जितना देर रही उतने देर ना लेके जाए कोचिंग में। अरमान तो सर बहुत है, सपना तो बहुत देखते हैं कि हाँ कौन ऐसा काम करते हैं अच्छा। अपना हम भी सोचते हैं, मेरे हस्बैंड भी सोचते हैं, लेकिन गरीबी के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं सर। बच्चों के अरमान यही है कि बच्चों लोग को पढ़ाई लिखाएंगे और कुछ बनाएंगे, यही सोचते हैं। हम लोग नहीं पढ़ पाए लेकिन बच्चा सब पढ़ाएंगे। सिमरन की माँ एक छोटी सी दुकान चलाती हैं। सिमरन यहाँ माँ की मदद करती हैं। ये परिवार की आय का मुख्य जरिया है। यहाँ गांव में इस कमाई से उनका काम चल जाता है, लेकिन सिमरन जिंदगी से कुछ और चाहती हैं। मैं अपनी मम्मी से अलग मम्मी जैसी ज़िंदगी नहीं चाहती जो मेरी छोटी सी उम्र में ही शादी हो जाए। और मेरी मम्मी भी इस बात को सपोर्ट करती है। मम्मी बोलती है कि मेरी 12 साल की उम्र में हो गई। मेरे गांव के लोग बोलते हैं कि अब इसकी शादी कर दो, इतना पढ़ ली, क्या करेगी पढ़ के। मम्मी बोलती है कि मेरी तो 12 साल की उम्र में शादी हो गई, मैंने इतना कुछ झेला, क्या मेरी बेटी भी वही झेलेगी। लड़कियां शादी के बाद पति के घर चली जाती हैं। वहाँ परिवार चलाना और बच्चों की देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी होती है। भारत में पिछले सालों में कामकाजी महिलाओं की तादाद में कमी आई है। करीब 2/3 महिलाएं काम नहीं करती हैं। सिमरन के लिए इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। और मुझे टीचर ही बनना है। मैं सोचती हूँ कि मैं जो लाइफ मेरी मम्मी की या गांव में और भी औरतें झेल रही है वो मुझे ना झेलना पड़े। मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ, किसी के सामने मुझे झुकना ना पड़े। मैं अपने फैसले खुद ले सकूँ, मैं अपने पैसे खुद कमाऊँ जो मैं अपने ऊपर, या फिर मैं अपने मर्जी से उन पैसों को खर्चा कर सकूँ, मुझे किसी से मांगना ना पड़े। सिमरन को उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उनकी पत्रकारिता इस राह पर पहला कदम है। काटना है, काट दो उसको उतना। नहीं उसको पकड़ने से जोड़ दो इसको यहाँ से सेलेक्ट करके जिसमें डिलीट कर दीजिए इसको। पहले ट्रिम पे जाइए ना। हाँ पक्का शॉर्ट कीजिए इधर से। तो सॉरी काटना नहीं, उसको बढ़ाना है स्पीड। ये वाला जोड़ा नहीं है, बड़ा वाला। विश्व शक्ति इंडिया बनेगी कि अपने दम पे बनेगी। लड़कियां भी आगे आएंगी, औरतें भी आगे आएंगी, और लड़के तो हैं ही आगे। लड़के हैं आगे तो लड़कियां भी अभी पीछे नहीं हैं, वो भी आगे हैं। तो लड़कियां, लड़के और महिलाएं और सभी जितने भी लोग हैं वो मिलके अपने देश को वो विश्व शक्ति के रूप में आ सकते हैं। शाम में सिमरन के पिता काम से लौटते हैं। वो ऑटो रिक्शा चलाते हैं और अपनी बेटी का हर तरह से साथ दे रहे हैं। हमारा नाम है ज्योतिक साहनी। सरकार से आपको क्या लाभ मिलता है? लाभ को मिलता है 5 किलो राशन मिलता है। तो 5 अच्छा महसूस करते हैं। मान के चलिए कि अगर किसी गरीब का मुद्दा को उठा रही है या पूछने का काम कर रही है तो ये और खुशी का बात है। अच्छा लोग का जानकारी है कि
मीडिया में पहुंचेगा, उस माध्यम से लोग जानने का प्रयास करेंगे। मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाई, मेरी बेटी पहुंच गई, मैं बहुत खुश हूँ सर। साफ सफाई का काम पूरा करके शोभिनी अब घर लौट रही हैं। अंधेरा होने से पहले उन्हें फटाफट खाना बनाना होगा, क्योंकि यहाँ ना तो बिजली है और ना ही रोशनी का और कोई भी जरिया। भगवान से मांगते हैं हमें अच्छा रखें, धन दौलत दें और मेरा घर भी सही बना दें। हम तो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं सही रहें, आराम से रहें जहाँ भी रहें, और अपने आगे चल के कुछ बने, कुछ काम करें अच्छा। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर नोएडा के चमचमाते मॉल्स हैं। शाम में अक्सर लोग मॉल्स का रुख करते हैं। विकास भी आज शॉपिंग करने निकले हैं। यहाँ चीज़ों की कीमतें अमेरिका या यूरोप जैसी ही हैं। 30 लाख रुपए से ज़्यादा की सालाना कमाई वाले परिवार भारत में उच्च वर्ग में गिने जाते हैं, जैसे कि विकास का परिवार। और ऐसे परिवारों की तादाद पिछले 10 सालों में 3 गुना बढ़कर 9 करोड़ हो गई है। मैं ये मानता हूँ कि जहाँ जो लाइफ अभी हम यहाँ बैठ के दिखा रहे हैं, ये जिसको हम कैमरे में भी कैप्चर कर रहे हैं, लाइफ एक तरीके से पैसा गरीबों के हिसाब से देखें तो पैसा बर्बाद करना है, और बाकी जैसे जो रिच पीपल हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, वो यहाँ जो आते हैं वो अपना एक एंजॉयमेंट के लिए आते हैं। भारत इस समय दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार है। पैसे जो हैं ये तो ठीक है, आप एक बड़े घर में पैदा हो सकते हैं और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आज पैसा है, कल नहीं हो सकता। मैं अपने आप को इंसान समझता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि इस वर्ल्ड में अमीर आप बन सकते हो, सारी चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आप इंसान बनते हो, इंसान आप उसको मैं नहीं मानता कि जो डायमंड की, मैं गोल्ड तो छोड़िए, जो डायमंड की स्पून में पैदा हुआ है और वो पब्लिकली या जो वो गरीबों से रिलेटेड या ग्राउंड से रिलेटेड वो कुछ ना सोच सके। देखिए, सपने सबके बड़े होते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं आगे चल के प्रधानमंत्री बन जाऊँ। मुजफ्फरपुर के करीब भी लोग शाम में एक जगह मिल रहे हैं, यहाँ इस मेले में। ये यहाँ के लिए बहुत खास है। सोनम भी अपने पति और बच्चों के साथ यहाँ आई हैं। बहुत अच्छा लग रहा, मेला घूम के बहुत खुश रहता है। जैसे घर में जो देखो तो होता है, यहाँ पर है सर तो आदमी मेले में आता है तो एंजॉय करता है, बहुत खुशी से फील होता है आदमी के। सर बदलाव लाना चाहते हैं इतना है कि हाँ हम भी खुशी से जिए, मेरे बच्चे भी खुशी से रहे। तो सोचते हैं बदलाव लाने के लिए, नहीं हम लोग से नहीं हो पा रहा, लेकिन पढ़ेंगे। भारत की युवा पीढ़ी विरोधाभासों से भरे देश में जी रही है। उनके सपने, उनके बड़े लक्ष्य उन्हें साथ ला रहे हैं। ये पीढ़ी भारत को आगे ले जाना चाहती है, अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए।